डीएनए मित्रों, आज हम सबसे पहले युद्ध काल में ट्रंप के हिटलर वाले स्टेप का डीएनए टेस्ट करेंगे। जर्मनी के तानाशाह एडोल्फ हिटलर ने दूसरे विश्व युद्ध के दौरान एक बड़ा फैसला लिया था। उस फैसले को आज अमेरिका के राष्ट्रपति ट्रंप ने ईरान वॉर में आजमाया है। मित्रों, ट्रंप ने ईरान से जारी युद्ध के बीच अमेरिका के सेना प्रमुख को ही हटा दिया। ट्रंप का यह चौंकाने वाला स्टेप है। मित्रों, युद्धकाल के बीच ही ट्रंप सरकार ने अमेरिकी सेना के प्रमुख जनरल रैंडी जॉर्ज को भी हटा दिया। ट्रंप के युद्ध सचिव पीट हेग्सेट ने जनरल जॉर्ज को तत्काल प्रभाव से रिटायरमेंट लेने के लिए कह दिया। जनरल रैंडी जॉर्ज को हटाने के बाद युद्ध सचिव पीट हेग्सेट के करीबी माने जाने वाले जनरल क्रिस्टोफर नेलेव को अमेरिकी सेना का चीफ कमांडर बना दिया गया। मित्रों, बड़ी हैरानी करने वाली बात यह है कि कल ही ट्रंप कह रहे थे कि 3 हफ्तों में युद्ध खत्म हो जाएगा। इस बयान से संकेत मिला था कि ट्रंप को जंग जीतने का भरोसा है, और भरोसा होने के बावजूद ट्रंप ने अपने सेनापति को ही हटा दिया। ट्रंप की इस रहस्यमयी नीति को भी हम आपके लिए डिकोड करेंगे, लेकिन उससे पहले आपको अमेरिकी सेना के पूर्व प्रमुख जनरल रैंडी जॉर्ज के बारे में जानना चाहिए, ताकि आप समझ सकें कि ट्रंप ने कितनी बड़ी फौजी शख्सियत को जबरन रिटायर करा दिया। मित्रों, रैंडी जॉर्ज ने अपना मिलिट्री करियर अमेरिकी फौज की ऐतिहासिक यूनिट 101 एयरबोर्न डिवीजन से शुरू किया। 1988 में कमीशन होने के बाद उन्होंने 1990 से 1991 तक चले पहले खाड़ी युद्ध में हिस्सा लिया। फिर 2003 में जनरल रैंडी जॉर्ज ने दूसरे खाड़ी युद्ध में हिस्सा लिया। 2008 में उन्होंने अफगानिस्तान के युद्ध में भी अपनी सेवाएं दी। अपनी 38 साल की सैन्य सेवा में जनरल जॉर्ज को 16 मेडल मिले हैं। इन सम्मानों में अमेरिका का बहादुरी का मेडल यानी पर्पल हार्ट भी शामिल है। यह सम्मान इराक युद्ध के दौरान दिया गया था। मित्रों, 38 साल की मिलिट्री सर्विस और 16 मेडल, यह रिकॉर्ड बताने के लिए काफी है कि जनरल रैंडी जॉर्ज एक उच्च कोटि के सैन्य कमांडर थे। इसी वजह से सवाल उठ रहा है कि आखिर ट्रंप ने इतने योग्य सेनापति को क्यों हटाया। अब हम आपके सामने ट्रंप की इसी नीति का खुलासा करने जा रहे हैं। बतौर राष्ट्रपति अपने दूसरे कार्यकाल में ट्रंप लगातार अमेरिकी फौज के वरिष्ठ अधिकारियों को बदल रहे हैं। अब तक 15 से ज्यादा वरिष्ठ सैन्य अधिकारी हटाए जा चुके हैं। दरअसल ट्रंप ऐसे सैन्य कमांडरों को प्रमोट करना चाहते हैं जो सरकार की नीतियों पर सवाल ना उठाएं। ट्रंप के युद्ध सचिव पीट हेग्सेट भी ऐसे कमांडर्स को तरजीह दे रहे हैं जिनका ट्रंप विरोधी डेमोक्रेटिक पार्टी से कोई रिश्ता ना रहा हो। पूर्व सैनिक प्रमुख रैंडी जॉर्ज को डेमोक्रेटिक पार्टी का करीबी माना जाता था। इसी वजह से उनके ऊपर भी ट्रंप सरकार की गाज गिरी। अपने राजनीतिक हित साधने के लिए ट्रंप ने सेना की लीडरशिप के साथ खिलवाड़ किया। ऐसे कदमों पर भारत के महान विचारक आचार्य चाणक्य ने एक बहुत ही गंभीर बात कही है। यह चाणक्य कथन आपको भी गौर से देखना और समझना चाहिए। मित्रों, अपनी महान कृति चाणक्य नीति में आचार्य ने लिखा, युद्ध में निर्णय लेने का अधिकार अनुभवी सेनापतियों के पास होना चाहिए, ना कि राजा के दरबार में बैठे राजनीतिज्ञों के पास। अगर राज्य पर आक्रमण हो तो राजा को स्वयं नेतृत्व करने के बजाय सैन्य अभियान की कमान अपने सबसे अनुभवी सेनापति के हाथ में सौंप देनी चाहिए। मित्रों, जो चाणक्य नीति में लिखा गया है, ट्रंप उसके विपरीत चल रहे हैं। ईरान के साथ अमेरिकी युद्ध में उलझा हुआ है। ऐसे नाजुक वक्त में ट्रंप ने अपने अनुभवी कमांडर्स को हटाकर नजदीकी रखने वालों को कमान सौंप दी है। यह एक ऐसा फैसला है जिसकी कीमत अमेरिका को युद्ध में चुकानी पड़ सकती है। मित्रों, एक सच यह भी है कि युद्ध के दौरान सेनापतियों को हटाना या बदलना कोई नई परंपरा नहीं है। अब हम आपको आधुनिक इतिहास की कुछ ऐसी ही घटनाओं के बारे में बताने जा रहे हैं। दूसरे विश्व युद्ध के दौरान नाजी तानाशाह हिटलर ने अपने सेना प्रमुख फ्रांज हाल्डेर को पद से हटा दिया था। इसके बाद 50 के दशक में कोरियाई युद्ध के दौरान तत्कालीन अमेरिकी राष्ट्रपति हैरी ट्रूमैन ने अमेरिकी सेना के प्रमुख जनरल डगलस मैकआर्थर को कमान से हटा दिया। हमास के खिलाफ हालिया युद्ध में इजरायली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू की नसीहत के बाद इजरायली आर्मी के प्रमुख लेफ्टिनेंट जनरल हेरजी हलेवी को इस्तीफा देना पड़ा था। मित्रों, दूसरे विश्व युद्ध में जर्मनी की हार हुई थी। कोरियाई युद्ध के दौरान अमेरिका को जीत नहीं मिली थी और गाजा के युद्ध में इजराइल सभी सैन्य लक्ष्य हासिल नहीं कर पाया। इसी वजह से कहा जा रहा है कि युद्ध जैसी स्थिति में कमांडर को हटाना फौज के हौसलों और युद्ध के नतीजों पर भी प्रभाव डालता है। अमेरिका में एक बड़ा तबका इस फैसले का विरोध कर रहा है, लेकिन ट्रंप एक ऐसी शख्सियत है जिन्हें आलोचना या फिर विरोध से कुछ फर्क नहीं पड़ता। मित्रों, यहां एक गौर करने वाली बात यह है कि अमेरिकी सेना से जुड़े रहे वरिष्ठ कमांडरों के बीच ट्रंप के फैसले का विरोध नहीं हो रहा है।
कुछ पूर्व कमांडर तो यहां तक कह रहे हैं कि ईरान के युद्ध के लिए जनरल क्रिस्टोफर नालेव ही सबसे बेहतर विकल्प है। ऐसा क्यों कहा जा रहा है, यह समझने के लिए आपको अमेरिका के नए सेना प्रमुख की प्रोफाइल बेहद गौर से देखनी चाहिए। ईरान में जमीनी युद्ध के लिए ट्रंप ने अमेरिकी सेना की 82वीं एयरबोर्न डिवीजन को मिडिल ईस्ट भेजा है। जनरल नालेव ने 1 साल तक इस सैन्य टुकड़ी की कमान संभाली थी, यानी उन्हें इस यूनिट की रणनीति और सैन्य ऑपरेशन के तरीकों की पूरी और पक्की जानकारी है। जनरल नालेव भी अमेरिकी सेना के 3 बड़े युद्धों में हिस्सा ले चुके हैं और उनके सीने पर 12 तमगे लग चुके हैं। सबसे बड़ी बात यह कि अमेरिकी सेना में जनरल नालेव को एक सख्त फैसले लेने वाले लीडर के तौर पर पहचाना जाता है। इसी पहचान और तजुर्बे की वजह से अमेरिकी फौज के पूर्व कमांडर जनरल क्रिस्टोफर नालेव को राइट चॉइस मान रहे हैं। अमेरिका के नए आर्मी चीफ के युद्ध सचिव पीट हेग्सेट से भी बेहतर रिश्ते हैं। यह भी एक कारण है जिसकी वजह से कहा जा रहा है कि सेना प्रमुख बदलने से ईरान में अमेरिका का जमीनी सैन्य अभियान बेहतर नतीजे ला सकता है। इस जमीनी हमले में क्या चुनौतियां हैं, अमेरिकी सेना ने इस अभियान के लिए क्या रणनीति चुनी है, यह भी हम आपको बताएंगे। लेकिन उससे पहले हम डीएनए की एक एक्स्ट्रा जानकारी आपको देने जा रहे हैं। यह जानकारी आपको बताएगी कि अमेरिका में सेना प्रमुख किस तरह चुना जाता है। मित्रों, अमेरिकी सेना प्रमुख को चुनने की पहली प्रक्रिया होती है नामांकन। अमेरिका के राष्ट्रपति सेना प्रमुख का नाम प्रस्तावित करते हैं। प्रस्तावित नाम को सीनेट के पास भेजा जाता है। सीनेट से सहमति मिलने के बाद वोटिंग होती है और वोटिंग के बाद नए सेना प्रमुख की नियुक्ति की जाती है। नियुक्त किए गए सेना प्रमुख का कार्यकाल 4 साल का होता है। हालांकि साथ में यह शर्त भी रहती है, अगर युद्ध मंत्रालय चाहे तो बीच कार्यकाल में भी सेना प्रमुख को हटाया जा सकता है। इसी नियम का इस्तेमाल करके ट्रंप ने जनरल रैंडी जॉर्ज को हटा दिया। ट्रंप ने फैसला ले लिया है। जनरल रैंडी जॉर्ज को हटाकर नए सेना प्रमुख की नियुक्ति की जा चुकी है। अब ईरान के युद्ध के नतीजे ही तय करेंगे ट्रंप का यह दांव सही था या फिर यह अमेरिकी सैन्य इतिहास में एक गलती के तौर पर पहचाना जाएगा। मित्रों, नया आर्मी चीफ नियुक्त करते हुए ट्रंप ने साफ कर दिया कि ईरान पर जमीनी हमले का तीर अब कमान से निकल चुका है। इसी बीच ईरान से एक ऐसी खबर सामने आई है जिसने ये पुष्टि कर दी है कि अमेरिकी थल सेना ईरान के नजदीक पहुंच चुकी है। अब हम आपको ईरान से जुड़े यही दावा बताने जा रहे हैं। ईरान की सेना का दावा है कि उसने अमेरिका के एक फाइटर जेट को मार गिराया है। दावे में यह कहा गया है कि पायलट को बचाने के लिए अमेरिकी स्पेशल फोर्सेस के कमांडो दक्षिणी ईरान में घुसे थे। ईरान ने कहा कि अमेरिकी कमांडोज अपने पायलट को बरामद नहीं कर पाए, लेकिन इस दावे ने यह बता दिया कि अमेरिकी थल सेना ईरान के काफी नजदीक तैनात हो गई है। यह बात ईरान को भी समझ में आ चुकी है कि उसकी धरती पर अमेरिकी फौजियों के कदम जरूर पड़ेंगे। इसी वजह से ईरान की फौज अब मनोवैज्ञानिक दबाव बनाने की रणनीति पर काम कर रही है। इस सिलसिले में ईरान की IRGC ने एक वीडियो जारी करके यह चेतावनी दी, अगर अमेरिकी सैनिक ईरान की धरती पर पहुंचे तो वो वापस नहीं लौट पाएंगे। 2 मिनट के इस वीडियो में IRGC ने अपनी थल सेना और मिसाइलों का बखान किया है। युद्ध में मनोवैज्ञानिक दबाव बनाना काफी पुरानी रणनीति है। इसी मनोवैज्ञानिक युद्ध को लेकर फ्रांस के शासक और महान जनरल नेपोलियन बोनापार्ट ने एक महत्वपूर्ण विचार दिया था। मित्रों, नेपोलियन का मानना था कि युद्ध में मनोवैज्ञानिक दबाव और सैन्य तैयारी साथ साथ चलती है। अगर मनोवैज्ञानिक दबाव को भारी सैन्य ताकत का साथ मिल जाए तो युद्ध के नतीजे बदले जा सकते हैं। मित्रों, सैन्य रणनीति से जुड़ा यह विचार आज ईरान के युद्ध में सच साबित होता दिखाई दे रहा है। एक तरफ ट्रंप ने अपनी सैन्य ताकत और तैनाती के साथ ईरान पर दबाव बढ़ा दिया है, दूसरी तरफ ईरान ने एक ऐसी सैन्य तैनाती की है जो ट्रंप के लिए सबसे बड़ी चुनौती बन सकती है। अब हम आपको ट्रंप के सामने खड़े नए चैलेंज की जानकारी देने जा रहे हैं। यह अब साफ हो चुका है कि ट्रंप का अगला टारगेट ईरान का तेल केंद्र यानी खार्ग द्वीप है। इस खार्ग द्वीप की सुरक्षा के लिए ईरान ने एक नया दांव चला है। ईरान ने अपनी सेना की नुहाद और सबरीन ब्रिगेड को खार्ग पर तैनात कर दिया है। ये दोनों ब्रिगेड ईरानी फौज की कमांडो फोर्स हैं। नुहाद ब्रिगेड को वर्ष 1959 में खड़ा किया गया था और शुरुआती दौर में अमेरिकी सेना ने ही इस फोर्स को ट्रेनिंग दी थी, जबकि सबरीन ब्रिगेड को ब्रिटेन के SAS कमांडो फोर्स की तर्ज पर खड़ा किया गया। इन दोनों ब्रिगेड को मिला दिया जाए तो कुल 13,000 कमांडो खार्ग में तैनात कर दिए गए हैं। इन दोनों ब्रिगेड के पास फतह कैटेगरी की छोटी दूरी की मिसाइल और शाहिद ड्रोन भी हैं। यानी ये 13,000 कमांडो कम से कम 2 से 3 हफ्ते तक अमेरिकी आक्रमण का सामना कर सकते हैं। इतनी भारी मात्रा में कमांडो फोर्स तैनात करके ईरान ने यह बता दिया कि वो खार्ग द्वीप पर संभावित अमेरिकी हमले का जवाब देने के लिए तैयार है।
हालांकि इस रणनीति का दूसरा पहलू यह भी कहता है कि कमांडो फोर्स का एक बड़ा हिस्सा तैनात कर देने से ईरान के दूसरे जमीनी मोर्चे पर तैयारी कमजोर पड़ जाएगी। कोई भी युद्ध शतरंज के खेल जैसा होता है, जहां हर चाल के साथ समीकरण बदलते रहते हैं। जिस तरह शतरंज में आखिर तक लिए गए फैसले अहम होते हैं, ठीक उसी तर्ज पर युद्ध में भी बदलते फैसलों का महत्व होता है। अब तक ईरान और अमेरिका इसी नीति पर चलते हुए एक दूसरे को नुकसान पहुंचा रहे हैं। डीएनए मित्रों, आज अमेरिका से एक और फोर्स्ड डेजिग्नेशन यानी जबरन लिए गए इस्तीफे की खबर सामने आई। ट्रंप ने आज अमेरिका के अटॉर्नी जनरल पैम बॉन्डी से इस्तीफा ले लिया और इस इस्तीफे की खबर खुद ट्रंप ने पूरी दुनिया को दी। आप भी ध्यान से देखिए, आखिर ट्रंप ने अपने फेवरेट वकील को बाहर का रास्ता क्यों दिखा दिया। मित्रों, एक सोशल मीडिया पोस्ट में ट्रंप ने लिखा, मैं पैम को बहुत पसंद करता हूं। जल्द ही पैम प्राइवेट सेक्टर में एक बड़ी भूमिका निभाती नजर आएंगी। इसकी जानकारी भी मैं आपको दूंगा। अब हमारे डिप्टी अटॉर्नी जनरल टॉड ब्लांक नए अटॉर्नी जनरल की भूमिका में नजर आएंगे। मैं पैम के बेहतर भविष्य की कामना करता हूं। भविष्य के लिए शुभकामनाएं जैसे शब्द इस्तेमाल करके ट्रंप ने यह दिखाने की कोशिश की है कि पैम का इस्तीफा एक रूटीन प्रक्रिया है। लेकिन अमेरिका में इस बदलाव को लेकर अलग अलग चर्चाएं हो रही हैं। एक चर्चा यह भी है कि एप्स्टीन फाइल्स को लेकर पैम सख्त कदम नहीं उठा पाई, जिसकी वजह से उनका इस्तीफा लिया गया। अगर यह चर्चा सही है तो ट्रंप ने अपने राजनीतिक हित के लिए एक और बेहतरीन प्रोफेशनल के करियर को बलि पर चढ़ा दिया।